दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सच के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मुझे इस बारे में पता चला, तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। दरअसल, मेरा नाम मीरा है। मैं एक शहर की रहने वाली हूँ। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा से ही मेरे हर काम में मुझे सपोर्ट किया था। इसलिए मैं बिल्कुल खुली सोच की लड़की थी और लोगों को उनके मुंह पर ही जवाब दे दिया करती थी। मेरे पापा बहुत ही समझदार थे। उन्होंने कभी मुझे कुछ करने से नहीं रोका था। मेरी माँ एक गांव से बिलोंग करती थी। मेरे बड़े होने पर मैं नौकरी करने लगी थी और बाहर की दुनियादारी देखने लगी थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद ही मैं अपने माँ बाप के साथ बाहर घूमने गई थी, जहाँ हमने बहुत एंजॉय किया था। घर वापस आते समय हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी और मैं भी बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई थी। अपने माँ बाप के जाने पर मुझे तो जैसे सदमा सा ही लग गया था। मैं तो जैसे होश में ही नहीं थी। मुझे काफ़ी चोट भी आई हुई थी। इसलिए मेरी नानी मुझे अपने साथ अपने गांव में लेकर आ गई थी। मेरी नानी मेरी वहीं देखभाल करने लगी थी। मुझे ठीक होने के लिए अभी वक्त चाहिए था, क्योंकि मेरे घाव काफ़ी गहरे थे और मैं शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशान थी। वहाँ मेरी नानी ही मेरा ध्यान रखती थी। मेरे ननिहाल में मेरे मामी मामा और मेरी नानी थे। मेरी मामी काफ़ी शांत स्वभाव की थीं और बहुत ही संस्कारी थीं। उन्होंने आज तक घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी मामी के साथ बहुत कम समय में ही गहरी दोस्ती भी हो गई थी। मुझे उनके साथ कभी भी मामी जैसा फील नहीं होता था। लेकिन मेरी नानी और मेरी मामी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मेरी नानी हमेशा मेरी मामी से उखड़ी उखड़ी रहती थीं। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, क्योंकि मेरी मामी तो काफ़ी सीधी थीं और वो तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती थीं। फिर भला दोनों के बीच आखिर किस बात की नाराज़गी चलती रहती है, ये जानने के लिए मैंने जब मामी से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने भी मुझे इस बारे में कुछ खास बताया नहीं था और उदास होकर अपने कमरे से चली गई थीं और किचन में जाकर काम करने लगी थीं। मुझे लगा शायद मैं इस बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ। ये मामी और मेरी नानी के बीच की बात है, इसलिए मुझे इस मामले में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैंने उस बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया था। कुछ दिन बाद मैं सुबह जब सो रही थी, तो मुझे मेरी नानी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। नानी की आवाज़ मेरे कान तक जैसे ही आई, मैं हड़बड़ा के उठ गई थी और घर के हॉल में पहुंच गई थी। मेरी नानी मेरी मामी पर गुस्सा कर रही थी कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे घर को एक संतान का सुख भी नहीं दे सकती। मेरी मामी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मैं ये सब सुनकर काफ़ी हैरान थी कि नानी की सोच आज भी वही है। भला संतान ना होने के पीछे मामी की क्या गलती है। मेरी मामी उदास चेहरे के साथ अपने कमरे में चली गई थी। मैं नानी से कहने लगी थी कि भला उसमें मामी की क्या गलती है, आप मामी से इतना नाराज़ क्यों रहती हैं। तो नानी उल्टा मुझे ही डांटने लगी थी। वो मुझसे कहने लगी कि तू अभी छोटी है, तुम्हें अभी इन सब बातों की समझ नहीं है, इसलिए तुम बीच में मत बोलो। उनकी बात सुनकर मैं कहने लगी कि नानी मेरी उम्र अभी शायद छोटी है, लेकिन सही गलत की समझ तो मुझ में भी है। ये सुनकर नानी मुझसे कहने लगी कि बेटा, दुनियादारी की समझ अभी तुम में नहीं है। ये दुनिया सही गलत से नहीं चलती है। अगर तुम्हारी मामी इस घर को संतान नहीं देंगी, तो भला इस घर का नाम आगे कौन ले जाएगा। मुझे भी तो अपना वंश बढ़ाना है और इस परिवार की अगली पीढ़ी तो तुम्हारी मामी के बच्चे ही होंगे ना। तुम इस समाज को नहीं जानती अभी। यहाँ लोग छोटी से छोटी बात को भी बड़ा बना लेते हैं। मैं उम्र और तजुर्बे में तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मामी को संतान की प्राप्ति हो और मैं भी अपनी आंखों के सामने पोता पोती का सुख प्राप्त कर सकूँ। नानी की इन सब बातों को सुनकर न जाने क्यों मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं पाई थी और चुपचाप से मामी के कमरे में चली गई थी। मामी काफ़ी उदास मन से बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरी मामी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी और एक साधारण से परिवार से ही थी, क्योंकि मेरी मामी काफ़ी गरीब घर से थी। इसलिए नानी उन्हें कभी कभी इस बात का ताना भी दे दिया करती थी। मैं मामी के पास बैठकर उनका हौसला बढ़ाने लगी थी और उन्हें समझाने लगी थी कि वो नानी की बात को दिल से ना लगाएं। वो थोड़े पुराने ख्यालात की हैं।
इसलिए वो ऐसी बातें बोल देती हैं। मेरी मामी मुझसे कहने लगी कि मेरी शादी को तो 5 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक माँ बनने की खुशखबरी नहीं मिली। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है भला? तुम्हारी नानी भी तो मुझे अक्सर इस बात को लेकर ताना दिया करती हैं। मैं जब भी ऐसा सुनती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं मामी से कहने लगी कि अगर उनकी शादी को इतना वक्त हो गया है तो वो एक बार किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। तो उन्होंने मुझसे बोला कि उनके पति मतलब मेरे मामा इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। उनका भी यही कहना है कि जब भगवान की मर्ज़ी होगी हमें तब संतान का सुख मिलेगा। ये सब ईश्वर की मर्ज़ी है, इसलिए इन सब चीज़ों को हमें उनकी मर्ज़ी पर ही छोड़ देना चाहिए। मेरे मामा काफ़ी पढ़े लिखे थे, इसलिए उनकी सोच काफ़ी अलग थी। इसलिए मेरी और मेरी मामी की ये बात वहीं पर ही ख़त्म हो गई थी। अगले ही दिन मेरी मामी किचन में खाना बना रही थीं। तभी बाहर से किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी थी। मेरी नानी तो बैठकर खाना खा रही थीं, इसलिए दरवाज़ा खोलने के लिए मैं ही चली गई थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि पड़ोस की आंटी आई हुई हैं और वो बहुत खुश थीं, जैसे उन्हें बहुत अच्छी खबर मिली हो। वो खुशी से अंदर की तरफ भागते हुए चली आई थीं। उनके हाथ में मिठाई का एक डब्बा था। वो मेरी नानी को मिठाई खिलाने लगी और उनसे कहने लगी, मुबारक हो यशोदा, तुम दादी बन गई। ये सुनकर मैं उन आंटी को काफ़ी हैरानी से देख रही थी। तभी उन्होंने बताया कि उनकी बहू को लड़का हुआ है। वो आज दादी बन गई हैं। वो काफ़ी खुश थीं और मेरी मामी के पास जाकर उनको भी मिठाई खिलाने लगी। आंटी मेरी नानी के पास आकर कहने लगी कि क्या बात है यशोदा, तुम्हारे घर में अभी तक कोई खुशखबरी सुनाई नहीं दी और मेरी बहू की शादी को तो अभी 2 साल ही हुए हैं और मेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी, लेकिन तुम्हारी बहू की तो शादी को तो काफ़ी वक्त हो गया है ना, और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। आंटी की ये सारी बातें मुझे जले पर नमक छिड़कने जैसी लग रही थी और मुझे मन ही मन काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। मैंने जैसे तैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, लेकिन आंटी की ये सारी बातों ने तो जैसे आग ही लगा दी थी। उनके जाने के बाद मेरे घर में वापस से हंगामा शुरू हो गया था। नानी के ताने तो वापस से ही शुरू हो गए थे। मेरी मामी से अब ये सब सहा नहीं जाता था, क्योंकि ये सब तो जैसे रोज़ का ही हो गया था। इसलिए मेरी मामी ने मेरे मामा को से इस बात पर ज़ोर देना शुरू कर दिया था कि अब वो उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। हो सकता है कि उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो और फिर अगर उन्हें कोई परेशानी होगी तो वक्त रहते ही उसका सही इलाज हो सकेगा। मेरे मामा भी अब इस बात को ज़्यादा घसीटना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपनी माँ और अपनी बीवी दोनों से ही बहुत प्यार करते थे और दोनों की खुशी एक बच्चे पर ही अटकी हुई थी। इसलिए मेरे मामा मामी को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने मामा को अपने शहर के अच्छे डॉक्टरों के बारे में बताया, जहाँ मामी का अच्छे से चेकअप हो सकता है। अगले ही दिन मेरी मामी और मामा डॉक्टर के पास जाने वाले थे। मेरी मामी काफ़ी घबराई हुई थी, जैसे वो कोई एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। मैंने मामी को समझाते हुए कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे मन से जाइए, सब अच्छा ही अच्छा होगा। मेरी नानी को भी लग रहा था कि शायद अब उन्हें जल्द ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, क्योंकि अब शायद मामी का सही इलाज हो सकेगा। शाम होते ही मामी और मामा घर आ गए थे। मेरी नानी भी दोनों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उनके आते ही नानी मामी से जल्दी जल्दी सवाल करने लगी थी कि क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर ने, अब तो उन्हें पोता पोती की खबर सुनने को मिलेगी, डॉक्टर ने क्या दिक्कतें बताईं। नानी तो जैसे बिना सांस लिए ही जल्दी जल्दी सवाल करने लगी थी। मैंने नानी को बैठाया और उनसे बोला कि मामी को बैठने तो दो, दोनों को चैन की सांस तो ले लेने दो, फिर एक एक करके अपने सारे सवालों के जवाब सुन लेना। मैंने मामी और मामा को पानी दिया और फिर उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर ने। मामी का चेहरा तो जैसे उतरा उतरा सा लग रहा था, इसलिए मैंने मामा से ही पूछ लिया था। तब उन्होंने बताया कि मामी को कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं, सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर मैं और नानी काफ़ी हैरान थी, क्योंकि मामी को तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए मैंने नानी से बोला कि आप फर्जी ही मामी को दोष देती रहती हैं, उन्हें तो किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। मामा नानी की काफ़ी इज्जत करते थे,
लेकिन रोज़ का ये सब सुनकर वो भी परेशान थे और उन्होंने भी नानी से कह दिया था कि अब हमें सब कुछ भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी ज़िंदगी में पिता बनना लिखा होगा तो उसके लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब भगवान की मर्ज़ी से ही होगा। ये सब सुनकर नानी गुस्से में अपने कमरे में चली गई थी और मामी मामा भी अपने कमरे में चले गए थे। मैं भी अपने कमरे में चली गई थी। अब मेरे घाव भी काफ़ी हद तक भर चुके थे और मेरी सेहत में सुधार आने शुरू हो गए थे, लेकिन मेरी नानी के मन में अभी भी संतान वाली बात गई नहीं थी। मेरी नानी अभी भी बस यही सोच रही थी कि कब उन्हें दादी बनने की खुशखबरी मिलेगी। मेरी नानी एक दिन मंदिर गई हुई थी, तभी उन्हें वहाँ हमारे पड़ोस की आंटी मिल गई थी। वो दोनों ही आपस में बातें करने लगी थीं। तभी मेरी नानी के उदास चेहरे को देखकर आंटी ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। तब नानी ने उन्हें सब सच बताते हुए कहा कि उनकी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। इसलिए उनके परेशानी को सुनकर आंटी ने उन्हें गांव के फेमस कुएं के बारे में बताया। दरअसल हमारे गांव में कुआं था जिसमें औरत के डुबकी लगाते ही वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। सभी लोग का उस कुएं के प्रति बहुत विश्वास था, क्योंकि जो भी औरत उसमें डुबकी लगाती थी उसके कुछ दिन बाद ही वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। मेरी नानी ने मामी से इस कुएं के बारे में बताया, जिसे सुनकर मामी काफ़ी हैरान थी। मैं और मेरे मामा इस बात पर यकीन नहीं करते थे, क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए इन सब बातों पर मेरा विश्वास नहीं था। लेकिन मेरी मामी भी अब माँ बनना चाहती थी और नानी के रोज़ रोज़ के ताने से छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए मेरी मामी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन मेरे मामा इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और ना ही मैं। लेकिन मेरी नानी की ज़िद के आगे हम दोनों को ही झुकना पड़ा था। मेरी नानी मेरी मामी को अपने साथ लेकर चली गई थी। मैं बेसब्री से उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मेरी मामी वापस घर आई, मैं भागकर उनके पास चली गई थी और मामी से पूछने लगी कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। लेकिन मेरी मामी ने मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं बताया और अपने कमरे में चली गई थी। मुझे तो विश्वास था कि ये सारी बातें सिर्फ कहने की ही हैं। नानी ने तो बस मामी का समय ही बेकार कर दिया। अगले कुछ दिन बाद मेरी मामी किचन में काम कर रही थी और काम करते करते मेरी मामी बेहोश हो गई थी। मैं और नानी भागकर उन्हें उठाने गए और मैंने जल्दी से घबराकर मामा को भी फ़ोन कर दिया था। मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इसलिए गर्मी से मामी बेहोश हो गई हैं। लेकिन मेरी नानी तो जैसे बहुत खुश हो रही थी। मामी के होश में आने पर वो खुशी से कहने लगी, बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो। मैं नानी पर गुस्सा करने लगी थी कि आप ये सब क्या बोल रही हैं। मामी के बेहोश होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि वो माँ बनने वाली हैं। झूठी खुशी मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उतने में ही मेरे मामा भी वहाँ आ गए थे और वो भी नानी की इस बात पर उन पर गुस्सा करने लगे थे कि ये सब फालतू की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मेरी नानी कहने लगी कि अगर तुम सबको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाओ और डॉक्टर को दिखा दो। मेरे मामा डॉक्टर को दिखाने के लिए मामी के पास जाने ही वाले थे। तभी मैंने उनसे बोला कि मामी की तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, आप डॉक्टर को ही घर पर बुला लो। तब मामा ने डॉक्टर को ही घर पर बुला लिया था। जब डॉक्टर ने मामी का चेकअप किया तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बोला कि बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और मैं हैरानी से मामी की ओर देख रही थी। मेरी नानी और मामी खुशी के मारे फूले ही नहीं समा रहे थे। तब मेरी नानी मुझसे और मेरे मामा से कहने लगी कि देख लिया तुम लोगों ने उस जादुई कुएं का कमाल। मेरी मामी भी कहने लगी कि मैं तो पागल ही थी जो इतना वक्त लगा दिया जाने में। मुझे पहले ही अपनी सास की बात पर भरोसा कर लेना चाहिए था। अब मेरी नानी और मेरी मामी खुशियाँ मनाने लग गई थीं। मेरे मामा भी काफ़ी खुश थे, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि भला किसी कुएं में डुबकी लगाकर कोई औरत प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। इसलिए मैं सच का पता लगाना चाहती थी और मैं उस कुएं के लिए घर से निकल चुकी थी। वहां जाकर मैंने देखा कि उस कुएं के पास एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। वो मुझे देखकर पूछने लगी कि क्या बात है, क्या चाहिए तुमको? मैं इस कुएं की देखभाल करती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे काफ़ी वक्त से संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैंने इस कुएं के बारे में बहुत सुना है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? तब उन्होंने मुझसे बोला, हाँ ठीक है, तुम इसमें डुबकी लगा सकती हो,
लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे 500 रुपये देने होंगे। मैंने उन्हें पैसे तो दे दिए थे और डुबकी लगा ली थी, लेकिन डुबकी लगाकर भी मुझे कुछ ऐसा हासिल नहीं हो पाया था जिससे मैं सच का पता लगा सकूं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डुबकी लगाने के बाद उन्होंने चुपके से मुझे एक पुड़िया दे दी थी और बोला, इसे तुम रोज़ खा लेना और देखना तुम कुछ दिनों में ही प्रेग्नेंट हो जाओगी। मेरे हाथ कोई सबूत नहीं लग पाया था, इसलिए मैं काफ़ी परेशान थी। इसलिए मैंने उस बुढ़िया से सच निकलवाने के लिए उससे बोला कि मैं झूठ बोल रही थी। मैं एक रिपोर्टर हूँ और यहाँ का सच जानने के लिए आई हूँ। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैंने इस कुएं के बारे में बहुत सुना है, इसलिए तुम मुझे सच बता दो, वरना मैं न्यूज़ में ये बात फैला दूँगी कि तुम लोगों से इस कुएं के बहाने पैसे ऐंठती हो और मैं तो शादीशुदा भी नहीं हूँ, इसलिए प्रेग्नेंट कैसे हो पाऊँगी। इसलिए मैं सबसे बोल दूँगी कि तुमने हम सबके साथ छल किया है। और वो बूढ़ी औरत काफ़ी घबरा गई थी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि मैं ये सच किसी को भी ना बताऊं। वो मुझे सब कुछ साफ साफ बता देगी, लेकिन उसका ये राज मैं किसी के साथ शेयर ना करूं। मुझे तो केवल सच जानने से ही मतलब था, इसलिए मैं बुढ़िया की इस बात से सहमत हो गई थी कि मैं उसका सच किसी को नहीं बताऊंगी। तब उस बुढ़िया ने मुझे सच बताते हुए कहा कि उसके परिवार में उसका कोई नहीं बचा था। दरअसल उसके परिवार वाले किसी हादसे में गुजर गए थे। तब से वो यहाँ इस शहर में चली आई थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और वो उस कुएं के पास से लोगों को अपने हाथ की बनी हुई ये दवा दे दिया करती थी, क्योंकि उसके परिवार में उसके बाबा बहुत अच्छे चिकित्सक थे और ऐसे जड़ी बूटियों की जानकारी उसे अपने बाबा से ही मिली थी। इसलिए वो ज़रूरतमंदों को ये दवा दे दिया करती थी। फिर उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने इस काम को एक बड़े मुकाम पर ले जाए। इसलिए उसने ये अफवाह फैला दी थी कि इस कुएं में डुबकी लगाकर हर वो औरत माँ बन सकती है जो काफ़ी सालों से परेशान है और माँ बनना चाहती है। उसकी दी हुई जड़ी बूटियों में ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से इंसान के पेट की सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती थीं और उसके हाथों में जैसे भगवान का कोई करिश्मा था, जिसकी वजह से हर वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती थी जो भी उसके हाथ की दवा खाती थी। ये जानकर मुझे भी काफ़ी हैरत हुई थी और मैं उस बूढ़ी औरत के इस काम से खुश थी, क्योंकि इसकी वजह से कई औरतों को खुशी मिली थी जो प्रेग्नेंट ना होने की वजह से परेशान रहती थीं। वो एक अच्छा काम कर रही थी, इसलिए मैंने भी उसके राज को राज रहने का फ़ैसला किया, क्योंकि अगर मैं उसकी इस बात को बाहर लाती तो उसकी रोज़ी रोटी भी उससे छीन सकती थी। अब मैं वापस अपनी नानी के घर आ गई थी और मामी की खुशियों में खुश थी। मेरी नानी को भी अब दादी बनने की जो खुशी मिली थी, उसकी वजह वो बूढ़ी औरत ही थी। इसलिए मन ही मन मैं उसका शुक्रिया कर रही थी और अब मैं भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उस औरत के इस तरीके ने तो लाखों औरतों को माँ बना दिया था और उसकी झोली में खुशियाँ भर दी थीं। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।